ठीक है। ओके जी, सो वीक 8 और वीक 8 का सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं कि इस वीक में हम क्या कवर करेंगे। तो जो वीक 8 का कंटेंट है वो है ऑटो स्केलिंग। अच्छा जी, आज की जो क्लास है इसमें हम ऑटो स्केलिंग से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है वो कवर करेंगे। उसी तरह जैसे लास्ट क्लास में, लास्ट वीक की 2 क्लासेस थी, एक क्लास में हमने लोड बैलेंसर की थ्योरी कवर की थी, नेक्स्ट में आपको मैंने उसका प्रैक्टिकल बताया था। इसी तरह आज की क्लास में हम ऑटो स्केलिंग के बारे में जितनी भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स है वो आपको मैं आज बता दूंगा कि ऑटो स्केलिंग क्यों करते हैं, क्या इसका फ़ायदा है, और जब स्केलिंग करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज़ हम लगाते हैं, वो पॉलिसीज़ की जो डिफरेंट टाइप्स है वो क्या है, क्या एडवांटेजेस है, इस तरह की सारी चीज़ें हम करेंगे। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं आपको इसी का प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। अच्छा जी, ऑटो स्केलिंग, ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं स्केलिंग पर। आपको आइडिया है भी स्केलिंग का? देखिए, जितने भी हमारे पास बिजनेसेस हैं वो, अगर मैं कहूँ कि वो सब क्लाउड पे माइग्रेट हो रहे हैं तो उसका रीज़न आप क्या दोगे, क्यों क्लाउड पे जितने भी बिजनेसेस हैं वो माइग्रेट हो रहे हैं, मतलब क्यों सब क्लाउड की तरफ जा रहे हैं? हाँ, लेस मैन पावर रिक्वायर्ड, ठीक है। मेंटेनेंस इश्यूज हम पे नहीं है, ठीक है। हमें कोई भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रखने हमें, ठीक है ना। हमें बैकअप इलेक्ट्रिसिटी की टेंशन है कि भाई सर्वर को हर वक्त अप रखना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और एक जो बहुत बड़ा जो वन ऑफ द मेन रीज़न का वो आपके पास ये स्केलिंग है, स्केलेबिलिटी, ठीक है। वो आपने जितने ये जो भी मैंने काउंट किया वो सब भी एडवांटेज है, लेकिन एक जो वन ऑफ द मेन या वन ऑफ द मेजर एडवांटेज का हो वो आपके पास ये स्केलेबिलिटी है, ठीक है। अब ऑटो स्केलिंग से क्या मतलब है? ऑटो स्केलिंग से मतलब ये है कि ये जो स्केलेबिलिटी है इसको हम ऑटोमेट कर दें, स्केलेबिलिटी को हम ऑटोमेट कर दें। अब पहले तो आप मुझे बताएं कि स्केलेबिलिटी है क्या चीज़। स्पेलिंग शायद गलत लिखी हो, जल्दी में लिखे, लेकिन स्केलेबिलिटी है क्या चीज़ है? हाँ, एडिंग अप भी कह सकते हो, ठीक है। हाँ, और आप उसको वापस रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। एडिंग अप ऑफ रिसोर्सेज या यू कैन रिमूव रिसोर्सेज एज पर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उसको या तो रिसोर्सेज का या तो आप स्केल अप करोगे, स्केल अप कहते हैं, या इसको कहते हैं स्केल आउट, और दूसरा वर्ड इसके लिए यूज़ होता है स्केल डाउन, या हम इसे स्केल इन भी कहते हैं। ये 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं। स्केल अप का क्या मतलब है? स्केल अप का मतलब ये है कि लेट से हमारे पास ये हमारी एप्लीकेशन है और आपके पास हम कहते हैं कि एक EC2 इंस्टेंस पे चल रही है आपकी एप्लीकेशन, और यहाँ पे जो यूज़र का जो लोड है वो कुछ इस तरीके से है कि हम कहते हैं कि ये जो हमारी एप्लीकेशन है ना, ये 1000 या 10,000 हिट
पर सेकंड। हिट पर सेकंड मतलब कि एक सेकंड में 10,000 रिक्वेस्ट को आपकी एप्लीकेशन, ये इंस्टेंस जो है इसकी पावर इतनी है, ये एप्लीकेशन जो है आपके इतने इंस्टेंसेस को या इतने यूज़र्स को रिस्पॉन्स कर सकती है। ठीक है, बात समझ आ गई कि इतने यूज़र्स को ये आपकी एप्लीकेशन या ये सर्वर आपका रिस्पॉन्स कर सकता है। व्हाट इफ़ कि ये जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं ये आपके पास 10,000 से लेट से मिलियंस में चले जाते हैं, तो अब क्या करें? अब इस केस में ये जो आपके एक EC2 इंस्टेंस है ये यूज़र्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो 10,000 जो यूज़र्स हैं उनको तो लेट से रिस्पॉन्स मिल रहा है, और बाकी जितनी भी जो यूज़र रिक्वेस्ट होंगी वो डिस्कार्ड होंगी, वो डिनाई होंगी। ठीक है, तो इस केस में हम क्या चाहते हैं कि हम हमारे एप्लीकेशन इस तरह का सिनारियो है तो हम हमारे जो EC2 इंस्टेंस जो कि अब एक है ये 1 से 2 हो जाए या 2 से 4, जितने भी हम करना चाहिए हम कर सकते हैं। तो ये अब हमने क्या किया, ये हमने हमारा पहले एक EC2 इंस्टेंस था, अब 4 EC2 इंस्टेंस हमारे पास हो गए। और अब क्या होगा, आपकी जो यूज़र की जो नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट है ये डिस्ट्रीब्यूट होंगी। कुछ रिक्वेस्ट 25% रिक्वेस्ट लेट से इस मशीन 1 को जाएंगी, 25% रिक्वेस्ट मशीन 2 को जाएंगी, और इसी तरह बाकी मशीन्स 3 को और बाकी रिक्वेस्ट 4 को और कुछ मशीन 3 को, जैसे हमने लोड बैलेंसिंग के केस में देखा था। अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि लोड बैलेंसिंग और इस ऑटो स्केलिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अच्छा, लोड बैलेंसिंग में भी तो हमने यही काम किया था ना, लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया था कि नहीं? तो ऑटो स्केलिंग में क्या कर रहे हैं? हाँ, इंक्रीज तो नहीं किया था, वहाँ पे हमने कहा था कि भाई ये फिक्स नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं, ठीक है, इस पे लोड डिस्ट्रीब्यूट करो। हमने उसको, वो फिक्स था, अब हम उन मशीन्स को बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट्स या जितना भी जो भी थ्रेशोल्ड डिफाइन करते हैं इतना CPU यूटिलाइजेशन हो जाए, उसकी बेस पे उसको इंक्रीज़ करो या तो डिक्रीज़ करो। अब इसी तरह 10,000 की जगह ये रिक्वेस्ट रेट लेट से वापस नॉर्मल उस पर आ गया 1,000 पे या 10,000 पे, वापस मिलियन से वापस 10,000 पे आ गया। अब हम अगेन नहीं चाहेंगे कि ये जो 4 मशीन्स हैं ये एक्टिव हों और इन 4 मशीन्स पे आपका रिक्वेस्ट जाए, क्योंकि आपको पता है कि लेट से एक मशीन है तो उसके कुछ, हम तो फ्री टियर में, अगर फ्री टियर में ना तो 0.012 इतने पर आवर से अमाउंट 4 होगा, तो जब 4 होगी तो आपका अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम नहीं चाहते, तो हम चाहते हैं कि जब ये रिक्वेस्ट रेट कम हो तो ये जो बाकी की मशीन्स हैं 2, 4, 3 इसको वापस क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्केल अप स्केल डाउन। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और कम कर रहे हैं। अब इसमें भी 2 तरह की स्केलिंग है। हम अभी जो मैंने आपको एग्जांपल जो दी है ना, अगर स्केलेबिलिटी को हम वो करें तो एक हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी है और एक आपके पास वर्टिकल स्केलेबिलिटी है। ठीक है, हम जो स्केलेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी है। वो ये है कि आप एक, आपके पास मशीन है, आप उसी तरह और मशीन बना रहे हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में आप नंबर ऑफ़ मशीन्स क्या है, नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो। और हम बेसिकली इसी पे बात करेंगे। ठीक है, वर्टिकल में क्या होता है, हाँ, वर्टिकल में आपके पास ये एक ही मशीन है, ठीक है, और उसी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, लेट से मेमोरी, CPU वगैरह, उसकी पावर को इंक्रीज़ करना। ठीक है, तो ज़्यादा आपको सूटेबल या ज़्यादा कौन सी इफ़ेक्टिव लगती है जिसके एडवांटेजेस ज़्यादा हो, तो वो ये हॉरिजॉन्टल है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल आपकी मशीन्स, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ मशीन्स को एक जोन में रख दें, कुछ मशीन्स को दूसरे जोन में रख दें, तो एक जोन में प्रॉब्लम होगी भी तो बाकी जो मशीन्स हैं वहाँ पे आपके पास बैकअप आपको वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन ये वर्टिकल में अगर एक ही मशीन को हम उसकी पावर ज़्यादा करें, वो एक ही मशीन एक जोन में, और उस एक जोन में प्रॉब्लम आ गई तो फिर आपके पास सिस्टम आपका वो हो जाएगा। तो नॉर्मली ज़्यादातर जो लोड बैलेंसिंग को या स्केलेबिलिटी को प्रेफर किया जाता है वो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल ही है।
ठीक है। तो ये लास्ट वीक में हमने लोड बैलेंसिंग देखा था। यस सर। और हमने फिक्स नंबर ऑफ कुछ मशीन्स स्पेसिफाई कर दी थी कि इस पे लोड डिस्ट्रीब्यूट करो। आज की क्लास में हम देख रहे हैं ऑटो स्केलिंग, कि ऑटोमेटिकली ये मशीन्स इंक्रीज़ हो और डिक्रीज़ हो। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अभी हमने मज़ीद सर, कुछ चीज़ें देखनी है। जी जी। ये सर इसके लिए भी कोई ना कोई लिमिट तो होगी, कितने मतलब हाँ, वो थ्रेशोल्ड हम डिफाइन करेंगे कि वो कितने पहले किस बेस डिफाइन पे। करना पड़ेगा। हाँ, वो पहले डेफिनेटली उसी की बेस पे तो ऑटो स्केलिंग होगी। ठीक है, अभी उस पर आते हैं। 3 पॉलिसीज़ हैं, 3 डिफरेंट तरह की पॉलिसीज़ हैं, उस पर हम अभी बात करते हैं। अच्छा, अगर हम उसको देखें ऑटो स्केलिंग के कंपोनेंट्स को, ऑटो स्केलिंग की कंपोनेंट्स को देखें कि हम इसमें क्या मेजर हमारे स्टेप्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास जो नंबर 1 है वो हम ये कहते हैं कि लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पहला स्टेप है, अभी बताता हूँ इसमें क्या करना है। और दूसरा कंपोनेंट या मेजर स्टेप के लिए जो हम करते हैं ऑटो स्केलिंग बनाने वक्त, दूसरा ये है आपके पास कि हम एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, और जो तीसरा काम हम इम्पोर्टेंट जो इस पर करते हैं, जो तीसरा इसका मेजर कंपोनेंट है, वो है आपके पास इसका क्या कहते हैं उसको, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन या हाँ पॉलिसीज़। ठीक है, हम इसकी स्केलिंग पॉलिसीज़ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये 3 काम करने हैं आपने। ठीक है, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो स्केलिंग ग्रुप एक बनाना है, और फिर आपने स्केलिंग पॉलिसी। तो अभी हम थ्योरेटिकली सारी चीज़ें देखते हैं, स्केलिंग पॉलिसी की टाइप्स हैं, इसको देखते हैं, और फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक प्रैक्टिकल डेमो बता दूंगा, जैसे हर क्लास में होता है। अच्छा, ज़रा आते हैं वहाँ पर जो आपके पास यहाँ मैंने कुछ यहाँ पे है, ये इसको भी ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, ऑटो स्केलिंग इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, वो आपको मैंने दोबारा से बता दिया। ठीक है, कि हम अभी आपने जैसे कहा थ्रेशोल्ड की बात की आतिफ ने। ठीक है, तो हम जब पॉलिसी डिफ़ाइन करते हैं तो हम कुछ एट्रीब्यूट्स बताते हैं कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस कितने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस कितने चाहिए। ठीक है, और इसी तरह डिज़ायर्ड कैपेसिटी हमें कितनी चाहिए, मतलब कम से कम कितने हो, डिज़ायर्ड आपकी कितनी कि ये इतने आप चाहते हो, और मैक्सिमम कितने, क्योंकि आपको ये लिमिट्स इसलिए स्पेसिफाई करनी है कि अगर ये मिनिमम लिमिट और ये लेट्स से मैक्सिमम लिमिट हम वो ना करें और हम कहें बस मैक्सिमाइज करते जाओ, तो वो करता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें मिनिमम डिफाइन नहीं है, तो वो फिर मिनिमम पे उसको लाएगा नहीं, और जब मिनिमम पे उसको लेट से ला नहीं रहा तो वो फिर क्या है, वो मैक्सिमाइज करता ही रहेगा। लेट से एक पीक आवर में इतना लोड आ गया कि 10 इंस्टेंसेस हमने क्रिएट कर दिए, इसने ऑटो स्केलर ने कर दिए। अब 10 के 10 एक्टिव रहेंगे, और अब लोड ज़्यादा है तो चलो 10 तो ठीक थी, लेकिन लोड कम हुआ है वो उसको भी इन 10 पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगा, वो उसको कम नहीं करेगा। तो इसलिए हमें ये मिनिमम बताना होता है कि स्केल अप तो कर रहे हो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे स्केल को वापस डाउन भी करना है। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे कास्ट आपको ज़्यादा फिर होगी। अच्छा, ये तो हो गया मिनिमम डिज़ायर्ड वो चीज़ें। अच्छा, हमारे पास स्केलिंग के लिए कुछ प्लान्स हैं, या कुछ आप कह लो उनको, कुछ पॉलिसीज़ कह लो। ठीक है, एक है स्केल बेस्ड ऑन स्केड्यूल। ठीक है, स्केड्यूल से आपका मतलब ये है कि हम किसी ख़ास टाइम पे इस स्केलिंग को स्केड्यूल करें। लेट्स हम कहते हैं रात को
9 से 10 तक लोड ज़्यादा होता है उस टाइम पे स्केड्यूल करो, ठीक है। स्केल बेस्ड ऑन डिमांड, जब ज़रूरत पड़े। डिमांड को जब ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो स्केड्यूल से ज़्यादा हम जो देखेंगे हम इस डिमांड को देखेंगे, डिमांड से रिलेटेड क्या पॉलिसीज़ है और हम कैसे थ्रेशोल्ड वो करें। मैनुअल स्केलिंग का मतलब आपके पास इस तरीके से है कि आपने बता दिया कि लेट से 4 इंस्टेंसेस चाहिए, ठीक है, तो बस वो मिनिमम मैक्स डिज़ायर्ड सब की वैल्यू 4 ही होगी, वो कम ज़्यादा का उसमें केस नहीं है, मैनुअल में ये है, ठीक है। और करंट का तो कोई ऐसा सच ऑप्शन मुझे प्रैक्टिकली उसमें कुछ नहीं दिखा कि करंट नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो इन पॉलिसीज़ को अगर मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूँ तो हम इसको ऐसा करते हैं कि एक को हम कहते हैं मैनुअल, और दूसरे को हम कहते हैं डायनेमिक, ठीक है। अभी इन पॉलिसीज़ की बात करते हैं। अच्छा, इन पॉलिसीज़ पे बात करने से पहले ज़रा वापस यहाँ पे आते हैं और ये जो 3 मैंने स्टेप्स लिखे थे ना, उसको ज़रा देखते हैं कि ये लार्ज कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप का क्या मतलब है और स्केलिंग पॉलिसी, इन तीनों पे बारी बारी बात करते हैं। देखिए, लार्ज कॉन्फ़िगरेशन में हमें ये करना है कि हमें यहाँ पे एक इमेज बनाना है, AMI इमेज, ठीक है, अमेज़ॉन मशीन इमेज। ये तो हम पहले भी करते आ रहे हैं, अभी नया क्या है, ठीक है। हम जब भी कोई इंस्टेंस लॉन्च करते थे ना, तो उस पर हम क्या करते थे, हम कोई इमेज लेते थे, मतलब Ubuntu का या जिसका, अभी भी, लेकिन अभी ये जो हमारा इमेज होगा ना, ये क्या होगा, कस्टम होगा। कस्टम से क्या मतलब, कस्टम से मतलब ये है कि मैं इसके स्टेप्स लिख देता हूँ ज़रा कि हम करेंगे क्या इसमें एक्चुअली बेसिकली, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो ट्यूटोरियल देखो तो उसमें मुझे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े। हम पहले अमेज़ॉन मशीन इमेज को क्रिएट करने के लिए, या मैं अभी शायद अभी कर भी दूँ आपको, ठीक है, इतना टाइम होगा। हम सबसे पहले एक इंस्टेंस बनाएंगे, EC2 इंस्टेंस, हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और उस इंस्टेंस के अंदर हमें जो कुछ भी चाहिए, लेट्स से मुझे उस इंस्टेंस में मुझे चाहिए अपाची, मुझे चाहिए PHP, मुझे चाहिए MySQL, जो भी मेरी एप्लीकेशन को चलने के लिए वो चाहिए, और मैं इस पे मेरी वो एप्लीकेशन जो है, जो भी मेरी एप्लीकेशन है, PHP का कोड है या जो भी, तो मैं उस एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। ये सब करने के बाद हम ज़रा मेरी इस बात को नोट करें, पहले हम क्या करते थे, इंस्टेंस क्रिएट किया, उस वक्त एक AMI इमेज एक सेलेक्ट करते थे। अब हम इंस्टेंस से क्रिएट करके इस पूरे इंस्टेंस का हम एक इमेज बनाएंगे। बात समझ आ रही है? इस पूरे इंस्टेंस का हम क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? ताकि हम जब ये स्केलिंग जब होगी, ठीक है, तो हम उसको एक टेम्पलेट दे सके कि भाई ये जो आप स्केलिंग कर रहे हो, ठीक है, एग्जैक्ट इसी तरह की मशीन आपने दूसरी मशीन भी बनानी है, तो उसका इमेज हमें वहाँ पे देना है, ठीक है। अगर हम ये नहीं करते, इमेज नहीं बनाते, तो फिर वो दूसरी इंस्टेंस मशीन तो बनाएगा, लेकिन उस पर ये मेरी ये जो GTB डिपेंडेंसीज हैं, अपाची, ये MySQL, जो मेरी एप्लीकेशन, वो कैसे आएगी। तो हमने हमारी मशीन की एक यू कह लो एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है, इमेज जैसे डॉकर इमेज है ना, वैसे ही वो यहाँ पे बना लिया इमेज, इसे हम कहते हैं AMI इमेज, अमेज़ॉन मशीन इमेज। तो अब हमने लार्ज कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली ये होता है, और इमेज प्लस आपके पास सिक्योरिटी पॉलिसीज, ये चीज़ें। दूसरा क्या है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अब ऑटो स्केलिंग ग्रुप जब हम बनाएंगे तो उसमें हम क्या बताएंगे, उसमें हम ये बताएंगे, एक स्केलिंग ग्रुप से पहले हमें बताना होता है एक टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट क्या चीज़ है, टेम्पलेट और इमेज में फ़र्क क्या है, थोड़ा सा वो है। जब आपने जब ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको एक टेम्पलेट डिफाइन करना होगा, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करने से पहले हम एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, और टेम्पलेट में हम ये बताएंगे कि भाई ये जो आप टेम्पलेट बनाना चाह रहे हो आपकी मशीन किस तरह होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे हमने जो वो इमेज बनाया ना, वो इमेज दे देंगे, ठीक है। तो वो मशीन के अंदर जितनी डिपेंडेंसीज हैं, अपाची सर्वर और आपके पास PHP और MySQL इंस्टॉल और जो हमने एप्लीकेशन जो कोड हमने किया है वो सारा इसमें आ जाएगा इमेज में, टेम्पलेट में। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ हम फिर ये बताते हैं टेम्पलेट के अंदर कि ये जो मशीन है इसकी आपके पास जो स्टोरेज वगैरह वो कितनी होनी चाहिए, ये हम इसमें डिफ़ाइन कर देंगे स्टोरेज वगैरह, ठीक है। और बाकी लेट से जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है किस उसमें चलेगा, किस सबनेट में चलेगा, इस तरह की रिलेटेड चीज़ें जो है वो हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे। अब ये सारा क्या बन गया, एक टेम्पलेट, ठीक है। अब जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप हम क्रिएट करते हैं तो हम उस वक्त इस टेम्पलेट को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे वहाँ पे, ठीक है। ये टेम्पलेट क्या है, ये टेम्पलेट मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक क्या है, आप यूँ कह लो कॉपी है, जिसमें वो मशीन का इमेज भी आ गया, स्टोरेज रिलेटेड और ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसको देख कर वो स्केलिंग करता है, ठीक है। इस ऑटो स्केलर जो आपका है वो उस टेम्पलेट की बेस पे आपको, टेम्पलेट के अंदर जो चीज़ें डिफाइन है उसकी बेस पे आपको स्केलिंग करके देता है, ठीक है। अब लेट से मुझे 10 मशीन्स बनानी है, ठीक है, तो हर मशीन में मैं जाके PHP इंस्टॉल करूँ, अपाची इंस्टॉल करूँ और बाकी डिपेंडेंसी डालूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पहले बताना चाहिए था लेकिन माइंड में नहीं आया, लेकिन ऑटो स्केलिंग की ज़रूरत पड़ी तो मेरे माइंड में आया। तो ये है कि आप इमेज बना लो और उस इमेज से मशीन्स बनाते जाओ, ठीक है। अभी मैं आपको करके ये काम करके बताता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अच्छा, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो हमारे पास रह गई दैट इज़ स्केलिंग पॉलिसीज़। अब स्केलिंग पॉलिसी पे बात करते हैं। स्केलिंग पॉलिसीज़, मैंने आपको कहा कि स्केलिंग पॉलिसीज़ को हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में। एक को हम कहते हैं मैनुअल और एक को हम कहते हैं डायनेमिक, ठीक है। क्या ये जो इमेज हम बना रहे हैं, आप इस पास वही कंटेनर का ही कंसेप्ट है। आप यूँ समझो कि हम तो इमेज बना रहे हैं, बैक एंड पे वो डॉकर यूज़ कर रहे हैं लोग, ठीक है। अभी जो हम मशीन्स को कर रहे हैं, अभी हम मशीन्स की ऑटो स्केलिंग कर रहे हैं। जब कंटेनर्स की ऑटो स्केलिंग करेंगे तो उसके लिए कुबरनेटिस यूज़ करेंगे, समझा की बात। वो मशीन कंटेनर्स का जो मैनेजर है ना, डेट इज़ कुबरनेटिस। और आपकी जो ये मैंने क्या बोला, हाँ, कंटेनर्स का जो मैनेजर है वो डेट इज़ कुबरनेटिस। और जो मशीन्स, ठीक है, उसका जो स्केलर है वो हम ये इसमें ऑटो स्केलिंग ग्रुप में ये कर रहे हैं। तो वो भी हम करेंगे, वो जो हम कंटेनर्स पे जाएंगे और कुबरनेटिस और डॉकर्स वो चीज़ें पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। अभी थोड़े टाइम बाद वो भी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, स्केलिंग पॉलिसी में 2 है, एक मैनुअल है, एक डायनामिक है। देखिए, मैनुअल मीन्स मैनुअल कि आपने एक वैल्यू डिफाइन कर दी, लेट्स से कि 4 मशीन्स चाहिए, तो मिनिमम भी यही है, मैक्सिमम भी ये डिज़ायर भी है, भाई ये 4 रहेंगी, ये कम ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है। कम ज़्यादा करना है तो क्या करोगे, दोबारा मैनुअली जाओगे और इसको 4 की जगह 6 कर दोगे, 4 की जगह 7 कर दोगे। ये काम मैनुअल है, हम ये मैनुअल नहीं चाहते। हम ये काम चूँकि ऑटो स्केलिंग ये ऑटोमेटिक तरीके से चाहते हैं, तो उसमें क्या है हमारे पास डायनामिक में फर्दर फिर हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, 3 ऑटो स्केलिंग हमारे पास आती है डायनामिक में, ठीक है। एक को हम कहते हैं, तो मुझे पॉइंटर मुझसे गुम जाता है ये, अच्छा, एक को हम कहते हैं टारगेट, हाँ, टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी, और दूसरे को हम कहते हैं सिंपल स्केलिंग पॉलिसी। और जो थर्ड वन है वो है स्टेप साइज है, इस तरह से कुछ है, स्टेप स्केलिंग पॉलिसी, ठीक है। एग्जैक्ट नाम मुझे अभी याद नहीं है, स्टेप साइज है, स्टेप से शुरू होती है स्टेप स्केलिंग पॉलिसी। तीनों में डिफरेंस देखते हैं ज़रा। स्टेप स्केलिंग पॉलिसी, अब आपकी मर्ज़ी एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल कि आप ये टारगेट को अप्लाई करना चाहते हो, सिंपल को करना चाहते हो,
या स्टेप स्केलिंग को प्रेफर करना चाहते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तीनों क्या चीज़ है इस पे ज़रा बात करते हैं। पहले आते हैं ज़रा हम डायनेमिक स्केलिंग, और डायनेमिक स्केलिंग के अंदर जो नंबर 1 है हम जो कहते हैं टारगेट स्केलिंग पॉलिसी। टारगेट स्केलिंग पॉलिसी में हम ऐसा करते हैं कि लेट से हम एक मैट्रिक डिफाइन करते हैं, CPU यूटिलाइजेशन, और हमने यहाँ पे लिख दिया कि मैक्स जो है वो 80% है। मतलब 80% तक अगर CPU यूटिलाइजेशन है, इस वैल्यू तक पहुँचना है। इससे ज़्यादा हो तो फिर स्केलिंग करेंगे, ठीक है। तो लेट से हम कहते हैं हमारे पास 4 मशीन्स हैं, ठीक है। और ये 4 मशीन्स हैं, ठीक है। और हर एक पे जो लोड है वो चल रहा है, लेट से हम कहते हैं कि 75% लोड इस पर है। इसको हम कह देते हैं मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 और मशीन 4। 75% लोड इस पर है, 75% इस पर भी है, और 75% इस पर भी, और 75% इस पर भी है। अब इस केस में देखें, इस केस में अभी हमें क्या करना चाहिए? स्केल बढ़ाना चाहिए या कम कर सकते हैं? बढ़ाने की तो तुक नहीं बनती, क्योंकि 75% ऑल मशीन्स आर ओके, ठीक है। हम भी देखना चाहते हैं कि क्योंकि 80% का थ्रेशोल्ड है ना, तो अभी मशीन्स में 5% की यूटिलाइजेशन जो है बाकी है, तो हम इसको 80 तक ले आएँ, और एक रिसोर्स अगर कम हो जाए तो ऐसा हो सकता है। हम लेट से कहते हैं कि लेट से ये जो मशीन 4 है, मशीन 4 इसको क्या कर दो, इसको ख़त्म कर दो, और इसका लोड भी इन मशीन्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 75 को 3 पे डिवाइड करें, क्या आ जाएगा? 25। तो तीनों पे 100 जा रहा है, तो वो अगेन वो अलाउ नहीं करता। तो हम इस केस में, हाँ, इस केस में हम जो स्केलर है वो कुछ नहीं करेगा, यही रहेगा। हाँ, अगर लेट से ये जो आपके पास स्केल है वो इस तरह से होता है कि ये सारा जो है आपके पास, ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, और ये भी 50 हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या मशीन 4 को का लोड हम इन, अगर लेट से 4 मशीन चल रही है और हर एक 50% लोड है, क्या अब एक मशीन हम कम कर सकते हैं? हाँ, इस केस में एक मशीन हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। 4 को कम कर दो, और ये 50% लोड जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन 3 मशीन पर। तो तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या हो जाएगा? 15 भी लें या 17 भी लें, तो ये 60 तो नहीं, 70 के करीब तक हर मशीन पे लोड आ जाएगा लेट से। तो अभी भी हम किस में? सेफ जोन में, तो ये काम हम कर सकते हैं। तो जो आपका टारगेट स्केलिंग पॉलिसी है ना, उस पे जब आप एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर देते हो, लेट से ये CPU यूटिलाइजेशन लेट से 80% है, ठीक है, तो वो अब कोशिश करता है कि इस 80% के करीब रहे, ठीक है। और जितना 80% से दूर हो रहा है रिसोर्सेज को क्या करें? कम करें, और जितना उससे करीब जा रहा है तो वो 80% को उसने मैनेज करना है, ठीक है। इस बेस पे वो उसकी जो नंबर ऑफ मशीन्स है उसको कम ज़्यादा करेगा, ठीक है। अब जो ही लोड कम हुआ, उसने देखा कि हाँ ये लोड कम है, 3 पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, 3 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ये अब इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप पर है। आप अपनी एप्लीकेशन को, अपनी मशीन्स की पावर्स को देख के आप कितना थ्रेशोल्ड डिफाइन करते हो, इट्स अप टू यू। ये तो हमने पहली टारगेट पॉलिसी पढ़ी, ठीक है, डायनामिक की कैटेगरी के अंदर। डायनामिक की कैटेगरी के अंदर जो दूसरी स्केलिंग की पॉलिसी है, सिंपल स्केलिंग, वो है आपके पास सिंपल स्केलिंग।
सिंपल स्केलिंग के अंदर भी इसी तरह है। मैट्रिक लेट से आपने सीपीयू थ्रेशोल्ड डिफाइन किया कि सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है आपके पास वो लेट से 70%, वही उसी एग्जांपल को कह रहा हूँ। अच्छा, तो अब आपने यहाँ पे इस यूटिलाइजेशन में आपने ये बताना है लेट से कि 4 मशीन्स आप ऑलरेडी चला रहे हो, ठीक है, मतलब आपने लोड बैलेंसर यूज़ किया हुआ है और ये 4 मशीन्स आपके पास ऑलरेडी आपके पास लेट से चल रही हैं, ठीक है। तो आप कहते हो कि लेट से हर एक मशीन पे 70% लोड ऑलरेडी है, ठीक है। तो आप कहते हो जब भी सिंपल स्केलिंग पॉलिसी में आप ये कहते हो कि जब भी ये जो थ्रेशोल्ड है 70% से हो, तो अब क्या करो, अब आप ये करो कि एग्जैक्ट 2 या 3 मशीन बढ़ा दो। अब वो हम डिफाइन करते हैं कि जब भी 70% तक लोड हो तो 4 की जगह क्या कर दो, लेट से 7 मशीन कर दो, ठीक है। और जब कम हो लेट से तो फिर क्या कर दो, फिर हम उसको कम कर दो। अब यहाँ पर उसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पे ऑटो स्केलर जो है वो खुद देख रहा है। यहाँ पे हमने बस एक फिक्स नंबर कह दिया कि 70% से ज़्यादा हो तो क्या करो, 3 मशीन और बढ़ा दो, बस उसी पे डिस्ट्रीब्यूट। इससे ज़्यादा हमारी लेट से हमारी रिसोर्सेज हमारे पास इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उस केस में जो प्रीवियस केस था उसमें वो लोड को देखते हुए वो उसको स्केल अप करेगा, उसमें कोई लिमिट डिफाइन नहीं है। लेट से वो 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है और 1 पे भी ला सकता है। इसमें हमने अपने रिसोर्सेज को देखते हुए, अपनी एप्लीकेशन को देखते हुए कि जब यार 4 ऑलरेडी चल रही है, इतने % से लोड ज़्यादा हो, बस 7 कर दो। 7 से ज़्यादा हम उसको रिसोर्सेज को हम बियर नहीं कर सकते, और 7 से ज़्यादा भी लोड आता है तो बस वो बाकी कुछ रिक्वेस्ट क्या होंगी, डिस्कार्ड होगी। सिंपल पॉलिसी में ये चीज़ है। थर्ड वन जो है वो कौन सी है, स्टेप, उसमें क्या कहता है। अच्छा, ये चलो मैं प्रैक्टिकल में आपको जब बता दूंगा, कोई एक मैं कर लूँगा, 1-2 वो कर लूँगा, ठीक है। अलग से आपको ऑप्शन, आपको कुछ पैरामीटर्स में ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ना, आपको वहाँ पे पैरामीटर्स में ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। स्टेप साइज है या स्टेप स्केलिंग पॉलिसी, इस तरह से कुछ है। स्टेप पे आप स्टेप्स इतने हैं, स्टेप्स का मतलब ये है सॉरी कि आप बहुत सारे थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दो। हर स्टेप पे आपने एक थ्रेशोल्ड डिफाइन किया है। स्टेप नंबर 1 ये कहता है लेट से कि अगर जो लोड है वो 10 से लेके 20 तक CPU यूटिलाइजेशन है, मैं यहाँ पे लिख दूँ CPU यूटिलाइजेशन इन %, ठीक है। तो अगर 10 से 20 तक लोड है, इस कैटेगरी के अंदर है, तो आप एक इंस्टेंस ही चलता रहे। और स्टेप नंबर 2 पे लेट से हम कहते हैं, ये वो स्टेप्स नहीं है कि 1 के बाद दूसरा ऐसे इसको स्टेप दे रहे हैं। अगला स्टेप में ये कहता है कि अगर 30 से 40 के दरमियान हो तो 2 इंस्टेंस कर दो। और अगर आप कहते हो कि जो CPU यूटिलाइजेशन है वो 60 से 80 के दरमियान पे है तो आप 5 इंस्टेंस कर दो। और अगर उससे ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा हो रही है, तो 20 इंस्टेंस कर दो। तो अब आपने डिफरेंट क्या किया, डिफरेंट स्टेप्स साइज डिफाइन किए। पहला स्टेप साइज ये 10 से 20 का, दूसरा स्टेप उससे थोड़ा बड़ा है 30 से 40, और थर्ड जो है 60 से 80। तो ये डिफरेंट स्केलिंग पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि हमें ये अब आपके एनालिसिस पर है कि हमें किसको यूज़ करना चाहिए। अगर रिसोर्सेज लेट से लिमिटेड है और हम 7 मशीन से ऊपर जा ही नहीं सकते, तो फिर हमें या स्टेप साइज़ या ये वाली स्केलिंग पॉलिसी जो है ये सिंपल ये डिफ़ाइन करनी है कि बस मैक्सिमम 7 से ऊपर मशीन्स नहीं जानी चाहिए, कम ये चीज़ है। और अगर आपके पास बहुत बड़ी एप्लीकेशंस है और आप स्टार्ट में नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि मैक्सिमम कितनी मशीन्स तक ये जा सकता है, आपका लोड पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप फिर ये ऑटो स्केलर पे छोड़ देते हैं कि हाँ भाई ये जो टारगेट स्केलिंग पॉलिसी है उस पे जाओ और टारगेट को देखो। टारगेट क्या है, 80% का टारगेट हमने दिया है। इस 80% तक आपने पहुँचना है। अब 80% तक पहुँचने के लिए आप 4 मशीन बनाते हो, 5 मशीन बनाते हो, लेट से 6 मशीन बनाते हो, इट डिपेंड्स अपॉन द लोड। तो वो उसके हिसाब से इसको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आप ये तीनों जैसे आपको स्केलिंग पॉलिसी बता दिए ना, इस पे थोड़ा सोचो, किसी एप्लीकेशन को माइंड में लाओ, किसी सिनेरियो को माइंड में लाओ और उस पर फिर रीज़न करने की कोशिश करो कि इस केस में
ये पॉलिसी यूज़ करें या ये 2 वाली करें या 3 वाली करें, कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, या कौन से ऐसे सिनारियोज हैं जिस पे ये वाली तो फिट आ रही है दूसरी फिट नहीं आएगी। इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज और इस तरीके से आप इसको सोचो, ठीक है। मैं दोबारा ज़रा वहाँ पे आता हूँ नोट्स पे, और यहाँ पे अच्छा ये तो हो गया। यहाँ पे हम अच्छा ये इंश्योरेंस की बात भी होगी, पॉलिसीज़ की बात भी होगी, ठीक है। ये बेसिकली ये जो स्लाइड है ये आपको ये बता रही है, ठीक है, कि आप ये डिफ़ॉल्ट वीपीसी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। जब हम लेट से ये काम करेंगे, डिफरेंट मशीन्स बना रहे हैं, कुछ मशीन एक जोन में, कोई दूसरी मशीन दूसरे जोन में, तो आपको अपना अगर वीपीसी बनाया हुआ है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं बनाया तो डिफ़ॉल्ट वीपीसी यूज़ करेंगे, उस पर वो गेटवे और ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। और आपको वीपीसी बनाना भी सिखाया हुआ है कि उसको कैसे बनाएं, इसमें ये बताया। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट है इसमें कुछ स्टेप्स लिखे हैं जिसको हमने फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, मैं आपको ये 1-2 स्टेप्स अभी भी हो सकते हैं, ठीक है, ये एक ही वीडियो में करूँगा, ठीक है। चले उसको फिर ये एक ही वीडियो में करूँगा। ये स्टेप्स को ज़रा देख लेते हैं और फिर मैं आपको नेक्स्ट उसमें इसका डेमो बता देता हूँ। पहला स्टेप क्या है, आपने एक EC2 इंस्टेंस बनाना है और जितनी डिपेंडेंसीज हैं आप उसमें सारी डिपेंडेंसीज और जो चीज़ें भी हैं वो इसमें डाल दो, मतलब सारी सर्वर की सारी सेटिंग कर लो, एप्लीकेशन वगैरह डिप्लॉय कर लो, और उसके बाद आप उस एप्लीकेशन से क्या करोगे, एक या उस इंस्टेंस का एक क्या बनाओगे इमेज बनाओगे, इमेज बनाओगे। इमेज बनाने के बाद तीसरा काम क्या करोगे, टेम्पलेट बनाओगे। टेम्पलेट में वो इमेज ऐड करोगे और फर्दर कुछ स्पेसिफिकेशन बताओगे, स्टोरेज कितनी चाहिए, नेटवर्क वगैरह, इस तरह की डिटेल्स आप यहाँ पे वो कर लोगे। टेम्पलेट बन गया। अब जब आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप की तरफ जाओगे, जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाओगे तो उस वक्त वो आपसे कहेगा कि आप ये जो ग्रुप बनाना चाह रहे हो इसका टेम्पलेट मुझे बताओ, किस टेम्पलेट की बेस पे किन मशीन्स की ऑटो स्केलिंग करनी है, वो किस नेटवर्क के अंदर होगी, किस सबनेट के अंदर होगी, वो आपको बताएगा आपका टेम्पलेट, ठीक है। तो ये 3-4 स्टेप्स। आखिरी तो रिसोर्सेज डिलीट है, वो तो आखिर में हर लिखा था कि इसको डिलीट कर दिया करें ताकि कॉस्ट ना हो। तो यहाँ पे क्या है, ये 3-4 बेसिकली आपके पास सिंपल से स्टेप्स हैं। ये हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे और 1-2 पॉलिसीज़ जो है वो मैं आपको करके बता दूंगा, और जो रह जाए तो वो फिर आप देख लोगे उधर ही, तो वो वैल्यूज थ्रेशोल्ड्स वहाँ पे डिफाइंड है, उसको आप देख के ये सारा काम कर लोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको लेक्चर को सम अप करते हैं वो इस तरीके से कि आपके पास जो हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक देखा था वो आपके पास था लोड बैलेंसर्स में, ठीक है। और लोड बैलेंसर्स में ये होगा कि आपके पास ये जो यूज़र है इसकी रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर को जाएगी, उस लोड बैलेंसर के आगे आपके पास मशीन्स लगी हुई हैं, ठीक है, डिफरेंट जोन्स में लगी हुई हैं। एक जोन में लेट से डिफरेंट मशीन्स लगी हुई हैं, मतलब जोन हम मोर देन 1 ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि एक जोन डाउन हो। तो लेट से ये जोन आपके पास जोन ए है, यहाँ पे 2 मशीन्स हैं, और ये आपके पास जोन बी है, यहाँ पे आपके पास ये एक मशीन है। तो लास्ट लोड बैलेंसिंग के वक्त हमने ये काम किया था, बस इन्हीं पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम ऑटो स्केलिंग कर रहे हैं कि ये जो लोड बैलेंसर ये जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो मशीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ज़रूरी तो नहीं ये फिक्स नंबर हमने मशीन रखी है, इसको कम ज़्यादा करना है। तो कम ज़्यादा करने के लिए आपको क्या करना है, ऑटो स्केलिंग, ठीक है। तो मैं आपको डेमो में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना शॉर्ट में, मैं आपको ऑटो स्केलिंग करके बता दूंगा। आप अपनी लर्निंग के लिए आपने साथ लोड बैलेंसिंग भी यूज़ कर लेनी है, ठीक है। बात एक ही है, ठीक है, कोई इतना फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो लोड बैलेंसर के बगैर भी आप इसका डेमो देख सकते हो मशीन्स का। इंस्टेंस बना लो, और 2 है तो लोड बढ़ेगा। लोड कैसे आएगा, लोड में स्ट्रेस टूल के थ्रू उस मशीन्स पर डालूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि ये मशीन्स जो है 2 से 4 हो जाएंगी, खुद ही हो जाएंगी, ठीक है। मैंने 2 बनाई होंगी, ठीक है, लेट से, और जब लोड बढ़ेगा 2 से ऑटोमेटिकली 4 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं एक चीज़ भूल गया, वो मैं भी अच्छा कि याद आ गया। लास्ट वो है, ठीक है, उसको देख लेते, एक चीज़ अभी याद आ गई। जब आप ये
मैं दूसरे वीडियो में बता दूँ, लेकिन इधर भी बताना ज़रूरी है। जब हम ये पैरामीटर्स जब पॉलिसीज़ वगैरह स्पेसिफाई कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स आपको ऐसे नज़र आएंगे। लेट्स से वार्म अप टाइम, ठीक है, या वार्म अप पीरियड लिखा होगा, और कूल डाउन पीरियड। ये चीज़ें आपसे, ये थ्रेशोल्ड्स पॉलिसीज़ में आपसे मांगेंगे, कोई एक आपसे वहाँ पे मांगेंगे। वार्म अप टाइम क्या चीज़ है? लेट्स से वार्म अप टाइम आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू सेट होती है ना, वो वार्म अप की वैल्यू 300 सेकेंड, ठीक है। 300 सेकेंड मीन्स 5 मिनट्स हो गए ना। अच्छा, इसका क्या मतलब है वार्म अप का? वार्म अप का मतलब ये है कि लेट्स से एक मशीन, एक नया इंस्टेंस उसने क्रिएट किया, नया इंस्टेंस उसने लॉन्च किया, तो वो नया इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए लेट्स से वो 300 सेकंड तक उसको लेट्स से वेट करना है कि वो नया इंस्टेंस लॉन्च हो, और उस नए इंस्टेंस लॉन्च होने में हम ये 300 से कम भी कर सकते हैं कि इतना वेट करो कि वो इंस्टेंस क्या हो जाए, लॉन्च हो जाए। वो इंस्टेंस लॉन्च हो गया, उसने अपनी लेट्स से सेटिंग जो है कर ली, सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी उस तरह का इमेज बन के वो बन गया, ठीक है। ये वार्म अप सेकेंड, ये वार्म अप टाइम है। कूल डाउन टाइम क्या है? कूल डाउन टाइम ये है कि जब ये मशीन आपके पास लॉन्च हो गई, नई मशीन, ऑटो स्केलर ने एक नई मशीन लॉन्च की, उसके बाद वो मज़ीद 300 सेकंड तक वेट करे, 5 मिनट्स तक, ताकि वो जो लोड था वो इस मशीन की तरफ आना स्टार्ट हो। पहले एक मशीन पे था ना, अब ये लॉन्च हुआ, 300 सेकंड तक वेट करो ताकि वो लोड यहाँ पे आए, डिस्ट्रीब्यूट हो, तो वो जो आपका ग्राफ है CPU यूटिलाइजेशन का, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। अगर लेट्स से ये वेट नहीं करता, ठीक है, तो कूल डाउन टाइम का मतलब है कि जब कूल डाउन टाइम होगा ना, तब तक वो बार बार जो अलार्म जनरेट होगा ना कि भाई CPU यूटिलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, नए इंस्टेंस क्रिएट करो, नया इंस्टेंस क्रिएट करो। अगर ये कूल डाउन टाइम ना हो ना, तो क्या होगा, लेट्स से जो ही वो एक ट्रिगर हुआ कि भाई CPU यूटिलाइजेशन 20% से ज़्यादा हो गई, एक मशीन क्या कर देगा, मशीन नई बना देगा। अच्छा, अभी नई मशीन को सेट होने में टाइम लगा ही था, अभी वो सेट हुई नहीं थी, लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं, उसने फिर ट्रिगर किया कि भाई 20% से ज़्यादा लोड हो गया, दूसरी मशीन बना देगा। तो अब क्या कर रहे हैं, मशीन पे मशीन बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और लोड अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो आफ्टर 10-15 मिनट में लेट्स से 10-15 मशीन्स बन गई, ठीक है, तो इतनी देर में जो पहली 2-3 मशीन्स हैं वो तो सेट हो गई होंगी, लोड उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो लोड के लिए वो 4 मशीन्स काफ़ी थी, लेकिन इसने 10-15 ऐसी बना ली। बात समझ आई? बात ये है कि आप उसको थोड़ा वेट कराओ, ठीक है, कूल डाउन टाइम में, कि कूल डाउन टाइम में वो हर चीज़ इग्नोर करेगा। मतलब उसको बार बार ऑटो स्केलर को कहा जा रहा है कि भाई लोड तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, वो इग्नोर करेगा। वो करेगा कि जब तक ये मशीन सेट नहीं होती, इस पे लोड आना शुरू नहीं होता, वो लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, उसके उस 300 या 5 मिनट तक मैं कुछ नहीं करूँगा। जब ये 5 मिनट गुजर गए, इस मशीन पे भी लोड आ गया, उसके बाद देखेगा कि क्या लोड का ग्राफ कम हुआ है। अगर लोड का ग्राफ कम हुआ है तो ठीक है, अगर तब भी लोड का ग्राफ 5 मिनट के बाद भी कम नहीं हुआ, इट्स मीन के लोड कंटिन्यूसली आ रहा है, फिर वो एक और मशीन बनाएगा। तो फिर वही वार्म अप और स्केल अप टाइम, ठीक है। तो अगर ये टाइम्स ना होते ना, तो वो बार बार मशीन क्या करेगा, बनाता जाएगा, और आखिर में हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन हमें लगेगा कि यार मशीन्स, 5 मशीन्स पे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था, ये 10 क्यों बनाई, ठीक है। ये इसका वार्म अप और कूल डाउन पीरियड का ये मतलब है, ठीक है। यहाँ पे इसको एंड करते हैं, और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ लें।